कोरियन क्राइसिस और कोरियन वॉर एक डिफाइनिंग मूवमेंट था इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का। इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी को डिफाइन कर पाया, बना पाया और शुरुआत कर पाया अपनी फॉरेन पॉलिसी की इंटरनेशनल लेवल पर इसी कोरियन वॉर से। 1950 के आसपास कोरियन क्राइसिस क्रिएट हुई जिसने पूरे वर्ल्ड को हिला दिया। कोरियन क्राइसिस में एक तरफ था नॉर्थ कोरिया और दूसरी तरफ था साउथ कोरिया। जो नॉर्थ कोरिया है उसने इन्वेड कर दिया साउथ कोरिया को 1950s में, और इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया आपस में नहीं लड़ रहे थे। यहाँ जिनकी लड़ाई हो रही थी वो था यूएस और रशिया, यानी कि उस समय का सोवियत यूनियन। यूएस जो है वो सपोर्ट कर रहा था साउथ कोरिया को और सोवियत यूनियन सपोर्ट कर रहा था नॉर्थ कोरिया को। अब लड़ाई होनी थी दो एक्सिस पावर्स के बीच में, दैट इज़ यूएस के बीच में और सोवियत यूनियन के बीच में। और ऐसी घटनाएं इस दौरान हुई जिसने पूरे वर्ल्ड में एक पोलराइजेशन क्रिएट कर दिया कि या तो आप यूएस को सपोर्ट करो और आइदर यू सपोर्ट द सोवियत यूनियन, जिसको हम कहते हैं, जिस एरा को हम कहते हैं कोल्ड वॉर। अब हुआ कुछ ऐसा कि 1948-49 के आसपास बर्लिन एयरलिफ्ट हुआ। देन उसके बाद में नाटो बन गया। नाटो के बनने के बाद में सोवियत यूनियन ने 1949 में न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कर दिया और 1950 में नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया को इन्वेड कर दिया। अब दो एक्सिस पावर्स यानी यूएस और सोवियत यूनियन, ये दोनों एक दूसरे के सामने थी विद न्यूक्लियर पावर्स, जो कि पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा खतरा बन जाती, वर्ल्ड को पोलराइज भी कर देती और वर्ल्ड लेवल पर न जाने कितना बड़ा युद्ध इस दौरान हो सकता था। अब यहाँ पर ज़रूरत थी एक ऐसे देश की जो अपनी फॉरेन पॉलिसी, अपनी डिप्लोमेसी से इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व आउट कर सके, इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सके। और वो काम किया इंडिया ने नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो फ्रंट मेंटेन किया वो था पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट का। इस दौरान इंडिया को इंडिपेंडेंट हुए सिर्फ 3 साल हुए थे और डाउट यही था कि जिस कंट्री की अभी खुद की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ उतनी स्ट्रांग नहीं है, जो अभी अपने सेल्फ रिलायंट के लिए, अपनी सोवरेनिटी के लिए लड़ रहा है, वो कैसे वर्ल्ड की इतनी ह्यूज कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर पाएगा। बट इंडिया ने वो किया। जहाँ पर वर्ल्ड में पोलराइजेशन हो रहा था, कोई यूएस को सपोर्ट कर रहा था तो कोई रशिया को सपोर्ट कर रहा था, यानी सोवियत यूनियन को सपोर्ट कर रहा था। इस टाइम पर इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट को यूज़ किया, न्यूट्रल पोजिशन को मेनटेन किया और इंडिया ने ये जो वॉर चल रहा था नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में, इसमें कॉम्बेटेंट्स को सप्लाई नहीं किया, किसी तरह की फोर्स सप्लाई नहीं की। उसके बदले इंडिया ने अपना फर्स्ट कंटिंजेंट भेजा सो दैट 2 लाख के आसपास जो वहाँ पर सर्वाइवर्स हैं उनके लिए मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल हो सके। 2300 के आसपास इंडिया ने सर्जरीज कंडक्ट करवाई थी, फील्ड सर्जरीज, सो दैट फील्ड पे जितने भी लोग हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्हें मेडिकल सपोर्ट चाहिए, उन सभी को मेडिकल सपोर्ट मिल सके। इस समय पर ह्यूमैनिटी के बारे में सोचने वाला केवल एक ही देश था और वो था इंडिया। अब इसके बाद में इंडिया ने अपना सेकंड कंटिंजेंट, जिसको कस्टोडियन फोर्स इंडिया कहा जाता है, वो भेजा सो दैट दूसरी जितनी भी हेल्प वहाँ पर लगेगी वो सारी इंडिया के द्वारा सप्लाई की जा सके। इसके बाद में यूनाइटेड नेशंस कोशिश कर रहा था कि कैसे ना कैसे इस डिस्प्यूट को पीसफुली सॉल्व कर दिया जाए, सीज फायर एंश्योर हो जाए। इस दौरान इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर यूनाइटेड नेशंस की हेल्प की सो दैट हम पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट कर सकें। और इस दौरान यूनाइटेड नेशंस ने 2 कमेटी बनाई थी। एक कमेटी थी जो कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में सीज फायर कराती और दूसरी कमेटी थी जो ये इंश्योर करती कि जितने 2 लाख के आसपास प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं उनका रिपाट्रिएशन कंडक्ट किया जा सके। अब जहाँ पर फ्रंट ये था कि 2 लाख के आसपास जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं उनका रिपाट्रिएशन वॉलंटरी कर देते हैं, देना है तो दो, नहीं देना तो मत दो। जबकि सोवियत यूनियन ने कहा था कि हमें स्ट्रिक्टली जितने भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं उनका रिपाट्रिएशन चाहिए। अब इस टाइम पर इंडिया क्योंकि एक न्यूट्रल फ्रंट मेंटेन करके रखा था, पोलराइज नहीं था उस कोल्ड वॉर में, इस दौरान यूनाइटेड नेशंस ने जो दूसरी कमेटी बनाई थी प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स के रिपाट्रिएशन की, उसका चेयरमैन इंडिया को बना दिया और इंडिया ने इन प्रिजनर्स ऑफ वॉर का रिपाट्रिएशन बहुत एंश्योर किया तरीके से, जिसके बाद में इंडिया की पहली फॉरेन पॉलिसी डिसाइड हुई। और सिर्फ 3 साल की इंडिपेंडेंस के बाद भी इंडिया ने वर्ल्ड की बहुत बड़ी डिस्प्यूट को बहुत पीसफुली तरीके से और बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअली हैंडल किया था। यहाँ से इंडिया की डिप्लोमेसी स्ट्रांगली इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज भी होना शुरू हो गई थी।